करगिल के सभी राष्ट्रीयों को और सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप सभी ने हमें यहाँ लाया। मैं वैसे करगिल बहुत बार आ चुका हूँ, बहुत सालों से, मगर वो तालीमी मुहिम में गांव-गांव में जाता था और तालीम के बारे में शऊर पैदा करने के लिए। और आज खुश होता हूँ कि वो उसके जो अंजाम है, उसके जो फ्रूट हैं, वालों में देखने को मिलता है। अगर आज मैं यहाँ शुक्रिया अदा करने आया हूँ अपने साथी एपेक्स बॉडी के को-चेयर का शेरिंग साहब के साथ, रमजान साहब के साथ और जो हमारे साथ आए हैं, मैं शुक्रिया करने आया हूँ करगिल के तमाम लोगों को और रहनुमाओं को, जिन्होंने जब जेल में हालात साजगार नहीं थे, जब वहाँ खौफ का माहौल था, सन्नाटा था, आप लोगों ने आवाज उठाई। मैं शुक्रिया करने आया हूँ करगिल के लोगों का, द्रास के लोगों का, जांस्कर के लोगों का, आर्यन वैली में बटाली के लोगों का, वाका मुंगेर के लोगों का, बुद्ध-बुद्धिकन के लोगों का, और खासकर जो रहनुमा हैं हमारे हमारे रुकने पार्लियामेंट हाजी साहब का, हनीफा साहब ने बहुत आवाज भी उठाई और बहुत कोशिशें की कि तमाम रहनुमाओं लीडरों के साथ जोधपुर में हमसे मिले। ये मुमकिन ना हो सका, मगर उनकी कोशिशों को सलाम करने आया हूँ, उनकी आवाज को सलाम करने आया हूँ। वैसे ही मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ अगर अली करबलाई साहब का, जिन्होंने हमेशा इस मुहिम के साथ अपनी आवाज मिलाई, बुलंद आवाज मिलाई। मैं याद करने आया हूँ कमर साहब का, जिन्होंने खासकर मेरे जेल जाने पर और रिहाई का हर वक्त आवाज उठाते रहे। मैं यहाँ जो यहाँ मंच पर हैं शेख साहब और सभी जो करगिल के रहनुमा हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ हमारे करगिल के जो एडवोकेट हैं, जो एपेक्स बॉडी की मदद करते हैं, हाजी मुस्तफा साहब का, जिन्होंने हर जगह एपेक्स की तो मदद की ही, मगर जेल में मुझे 2 बार 3 बार 4 बार मिलने आए, तो उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। वैसे ही हमारे नौजवान हैं लियाकत दोषे, जो हमारे साथ पद यात्राओं पर चले महीनों, 1000 किलोमीटर, और इन सर्दियों में भी मैं देख रहा था वो शहर शहर जाके लोगों को लद्दाख के बारे में समझा रहे थे। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आया हूँ जो हमारे काउंसिलर्स हैं, हिल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव्स, और मेरे यहाँ बचपन के मेरे कॉलेज के साथी फिरोज साहब भी हैं, पूरे तमाम करगिल हिल काउंसिल के काउंसिलर्स और एग्जीक्यूटिव, सबका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। यहाँ यूथ और स्टूडेंट तबके के लीडर हैं, उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, और उन्होंने आज बहुत ही खूबसूरती से इस मंच को, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया और करगिल की रहनुमाई की और हमारी मदद की। जब जेल में हम थे, सज्जाद साहब, उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, जिनकी बुलंद आवाज न सिर्फ आज बल्कि तब भी गूंजती रही और हम वहाँ रहकर भी सुनते रहे। जहाँ तक मेरी तकलीफों की बात है, बहुत लोग कहते हैं मुझे बहुत तकलीफ हुई होगी जेल में। जी हाँ, ये कैद कोई आम नहीं था, सख्त से सख्त तरीन जिसे NSA कहते हैं, उसके तहत था। तो आसान तो नहीं था, मगर अपने वसाइल, अंदरूनी वसाइल का
इस्तेमाल करते हुए मैं बहुत ही फलता फूलता रहा अंदर अपने देखा हुआ। तो मैं इसे तकलीफ नहीं कहूँगा, अगर ये काम आए लद्दाख के तो ये बहुत ही अच्छा तजुर्बा है जिसके बाद एक नया सवेरा हो। मगर मुझसे ज्यादा दुगना तीगना तकलीफ हमारी अहलिया गीतांजलि जी को हुई, जिन्होंने आपने देखा होगा किस तरह कोर्ट में अखबारों और रसायनों के साथ चैनल्स के साथ लद्दाख का मुद्दा रोशन रखा ताकि लोगों को लद्दाख या हमारी जो मुद्दा थी जेल की वो भूल ना जाए। तो उनको ज्यादा तकलीफ हुई दिल्ली में और जोधपुर में और भी यहाँ लद्दाख में जब हालात बहुत ही मुश्किल थे तो फेरिंग साहब को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। वो एक अकेले आवाज से बन गए थे, सारा जिम्मेदारी सारा वजन उनके कंधों पर था जब वहाँ ऐसा माहौल बन गया था। मगर कारगिल में ऐसा नहीं था और कारगिल ने अपना रोल अदा किया आवाज उठाने का। तो इसलिए मैं कह रहा था मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ आप सभी का। तो जहाँ तक लद्दाख का मुद्दा है वो पूरे लद्दाख का मुद्दा है और हमें साथ मिलकर इस सफर को तय करना है। हम कभी अकेला लद्दाख का एक अच्छा मुस्तकबिल बनाए। लद्दाख को जो हुकूक हैं, जमहूरियत के हुकूक, तहफुजात के हुकूक जिनका हमसे वादा हुआ है, या जो जमहूरियत के स्टेट हुकूक के जो जिस जमहूरियत का हक हर एक शहरी को हिंदुस्तान में नसीब है वो लद्दाख में भी नसीब हो, इतनी सी मांग थी। जो महफूजात 6 शेड्यूल में सरकार ने हमसे वादा किया था उसकी हम मांग कर रहे थे। तो मैं तकरीबन 6-7 साल पहले इस बारे में, इसकी अहमियत के बारे में लोगों को तालीम कहें, एजुकेट कहें, करने की कोशिश कर रहा था। फिर देखा तकरीबन 5 साल पहले हमारे लीडर कासुस्तान साहब बहुत ही जद्दोजहद कर रहे थे इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए और उन्होंने लेह और कारगिल को यकजा करके इस मुहिम को और एक सतह पर वो ले जा रहे थे। तब मैं इस मुहिम से जुड़ा क्योंकि मैं समझता था कि इस मुहिम में हर एक का रोल अहम है, हर कोई जिस तरह से भी रोल अदा कर सके उन्हें करना चाहिए। तो उस हैसियत से, एक शहरी के हैसियत से मैं अपने तरीके से एपेक्स और केवीए के लीडर्स जो मिलकर अब एक मुहिम चला रहे थे उनकी मदद के लिए आया। तो ये मुझे खूबसूरत लगा, मुझे ये लगा कि शायद पहली बार लेह कारगिल का घूरा द्रास चमदम सब जगह के लोग एक साथ मिलकर आवाज उठा रहे थे। तो मैं हमेशा इस तरह की हम आहंगी का ख्वाहिश करता रहा हूँ लद्दाख में। तो मैं इसलिए इसकी सपोर्ट में, इसकी मदद के लिए, क्योंकि अगर लोगों को थोड़ा मेरे बारे में मालूम हो तो मेरे जरिए लद्दाख का मुद्दा लोगों तक पहुंचे, पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में पहुंचे, सिर्फ इसी नजर से मैं आया था। मैं हमेशा से चाहता आया हूँ और आगे भी बहुत जरूरी ये समझता हूँ कि जो हमें यकजहती है, यूनिटी है, वो बरकरार रहे। हम एक दूसरे को वो कारगिल का, ये लेह का, वो बुद्धिस्ट, वो मुस्लिम इन उलझनों में न फंसे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी ये इलाकों का, ये फिरकों का, ये मजहबों का, ये बहुत छोटी बातें हैं। इंसानियत और हिंदुस्तानियत हमें जोड़े, ये मेरा हमेशा से मकसद रहा है और मैं यही कोशिश करता रहूंगा, दुआ करता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा कि हम एक दूसरे के करीब आए, न कि दूर जाएं। मैं आपको एक
वाक्य सुनाता हूँ, आज भी उतना ही वो मुफीद है, उतना ही आज भी उसकी अहमियत है। जो मैंने 12वीं क्लास जब पास करके मैं इंजीनियरिंग के इम्तिहान में बैठकर कुछ महीने श्रीनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज के इम्तिहान के बाद वहाँ ठहर रहा था, कुछ महीने तैयारी करके इम्तिहान देने के बाद, तब वहाँ पर मैंने ये देखा कि स्टूडेंट यूनियंस हैं, लेके भी और काजी के भी, मगर दोनों मिलकर कोशिशें नहीं कर रहे थे, दोनों में इख्तिलाफात थी, दूरियां थी। उसको देखते हुए एक मजलिस में जहाँ सबको बुलाया था, मैंने ये कहा था कि हमें शायद ये लगता हो, आज मैं फिर दोहराऊंगा क्योंकि वो बहुत साल पहले की बात है, मगर उतना ही आज भी उस बात की जरूरत है। मैंने ये कहा था कि हमें बहुत बार लगता है कि वो दूसरा मसला है हमारे लिए, वो समस्या है, वो प्रॉब्लम है, वो बुद्धिस्ट है हमारे लिए मसला है, वो मुस्लिम है हमारे लिए मसला है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है हमारे लिए मसला है, वो अलग है, हम अलग हैं। ये जो जज्बा है ये कई बार कई जगहों पे पनपता है और ये बहुत खतरनाक होता है और ये बहुत ही बेबुनियाद बेमाने तासुर है। एक ऐसा जो हमारे दिमाग में है, ये हमारे दिमाग का पैदाइश है, न कि असल में। ये मैं आपको बताता हूँ उस वक्त की तरह कैसे। जब हम किसी समाज में होते हैं, हमें वो बुरा, ये अलग, ये दूसरा लगता है, मगर अगर जो हमें मसला लगता है उसे हटा दिया जाए, जिन्हें हम अपना कहते हैं उन्हीं के साथ हमें छोड़ दिया जाए, तो फिर तक़सीमात आते हैं उन्हीं भाइयों के साथ जिनको हम कहते थे हम तो एक हैं, क्योंकि ये बाहर नहीं है, ये मसला हमारे अंदर है। जब तक हम अंदर इसका इलाज नहीं करेंगे, हमें कोई ना कोई दूसरा नजर आएगा, कोई ना कोई मसला नजर आएगा। अब मिसाल ले लीजिए बुद्धिस्ट का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, हिंदू का। आप ये समझ सकते हैं जब मुस्लिम्स को अलग अकेला छोड़ दें, जैसा हुआ हिंदुस्तान का तकसीम हुआ मजहब के नाम पर, पाकिस्तान बना, फिर अब तो सब मुस्लिम हैं, कोई अब मसला ही नहीं है, अब तो अमन होगी, भाईचारा होगा, नहीं, फिर तनाज़े निकलते हैं, आप वो हो, मैं ये हूँ, आप शिया हैं, मैं सुन्नी हूँ, आप इस फिरके के, आप ये फिरके के, और फिर जंगें होती हैं, हलाकत मौतें होती हैं इन्हीं पर। अब कोई हिंदू नहीं, मगर फिर भी वही इख्तिलाफात जारी रहते हैं। सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कहूँगा, यही चीज क्रिश्चियन में भी होते हैं। जब क्रिश्चियन ममालिक खुद को, अब तो हम क्रिश्चियन से समझते हैं, उन्होंने औरों को अलग कर दिया, फिर कहीं प्रोटेस्टेंट निकलते हैं, कहीं कैथोलिक निकलते हैं, उनमें जंगें होती हैं। वैसे ही बुद्धिस्ट में कभी हमें ये लगता है बुद्धिस्ट को भी ये मुस्लिम मसले हैं, ये ना हो तो हम बहुत खुशी से रहेंगे, मुस्लिम को लगता है ये न रहें तो हम बहुत खुशी से रहेंगे। तो फिर तारीख को देखिए, हिस्ट्री को देखिए, उनमें भी फिर अलग अलग फिरके निकलते हैं, कहीं हीनयान और फिर महायान, वज्रयान, उनमें भी फिर अलग करें, फिर अलगाव निकलता है, तकसीम निकलता है। हम सोचते हैं लद्दाख में बुद्धिस्ट अलग है, मगर अगर आप तिब्बत की तारीख देखें, हिस्ट्री देखें, तो जब बुद्धिस्ट अलग खुद होते हैं तो फिर और तकसीमात निकलते हैं। ये पीले टोपी का है, येलो है, हम लाल टोपी के हैं, रेड है, रूपा, जिम्बा, और ऐसे वैसे तकसीमात नहीं, जंगें होती हैं, हलाकात होती हैं। आप अगर तिब्बत की हिस्ट्री देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस मुल्क में ऐसा हिस्ट्री हुआ, हर मुल्क में ऐसा हिस्ट्री हुआ, चाहे वो अरब में हो या पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में। ये तकसीमात बाहर दूसरे पे नहीं है, ये तकसीम की क्या कहें,
फितरत हमारे अंदर है उसे हमें इलाज करने की जरूरत है, ना कि पड़ोसी को या पड़ोसी जिले को। अब ऐसे ही अगर हम बांटते जाएं, ये मसला है और बांटिए, फिर उसमें मसला दिखेगा, वो फिर बांटिए, फिर उसमें मसला दिखेगा, आखिर में आपका कुटुंब अकेला रह जाए, आपका परिवार अकेला रह जाए, तो भाई और भाई में फिर मार काट होगी। तो फिर आप वो तो किसी और फिरके का नहीं, किसी और मजहब का नहीं, आपके ही मजहब का बल्कि आपके ही कुटुंबे का रुकन है, उसको भी आप दूसरा समझते हैं, मसला समझते हैं, भाई भाई का कत्ल करने निकल जाता है। तो ये जो तकसीम की फितरत है, ये अंदरूनी है, इसका इलाज हम अंदर करें, ना कि एक जिला दूसरे जिले को, एक मजहब दूसरे मजहब को करें। मैं आप सभी से लेह में, कारगिल में इल्तिजा ये करता हूँ कि हमारा दिमाग चाहे जितना खराब हो गया हो, इन तासुरों से, इन फितरतों से हम कम से कम बच्चों का दिमाग ताजा रखें, खुशहाल रखें, उन्हें हम दूसरे की खूबियां बताएं, ना कि कमियां बताएं। कमियां बताएं तो हमें जो कमियां हैं, जिसे बेहतर करने की जरूरत है, वो बताएं। तो इस तरह न सिर्फ लद्दाख में ये और कारगिल, बाकी पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में हर ममालिक, हर इंसान को अपना सोचेगा, अलग ना सोचकर। तो ये जरूरत है, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। अगर लेह को कारगिल जुदा लगता है, अगर कारगिल को ये जुदा लगता है, तो ये हमारे दिमाग की पैदाइश है, ये असली नहीं है। असली तकसीम की फितरत हमारे दिल में है, इसका इलाज जरूर करें, ताकि हम दोबारा मिलकर ऐसे दकियानूसी पुरानी बातों को ताबत क्या कहते हैं, इन तस्वुरों को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रखें, जहाँ हर कोई इंसान है, वो कोई फिरके का नहीं बल्कि एक इंसान है। उस हिसाब से हम आगे बढ़े तो लद्दाख, हिंदुस्तान, ये दुनिया खुशहाल होगा। ये मेरी तवज्जो का मेरी ख्वाहिश है। और जहाँ तक मेरे अपने आप लोगों ने, बहुतों ने जिक्र किया जेल जाने की, मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है इस बात का कि जो हादसे हुए 24 सितंबर को, उसके बाद वो बहुत ही बदकिस्मती के वाक़े थे, सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी। क्योंकि हिंदुस्तान के सरहद पर जो लोग रहते हैं, वो हमेशा जाने जाते थे अपने देशभक्ति के लिए। सिर्फ लेह नहीं, कारगिल में जिन्होंने हर जंग में शहीदों ने हिस्सा लिया, जहां हर अगले घर से कोई ना कोई फौज में है, 50-60 लोग शहीद हुए कारगिल के जंग में। तो इसको समझने की जरूरत है। ये हो, कारगिल हो, सब जगह लोग बहुत ही हमारे पड़ोसी देश भारत को इज्जत करता है। तो इस बात के लिए कि उनके सरहद के लोग कितने अपने कौम के साथ हैं, जो कि चीन नहीं कर सकता है। वहाँ बहुत इख्तिलाफात हैं, वहाँ के लोग उस मुल्क के साथ नहीं है सरहदों पर। पाकिस्तान भी नहीं कर सकता है, सरहद के लोग नाराज हैं। मगर यहाँ लद्दाख में इतनी हम आहंगी है, देश के लिए इतना जज्बा है, यहाँ पर ऐसा होना बहुत ही मुझे बदनसीब लगा। पहले तो मुझे जेल में कुछ खबर भी नहीं हुई, और जब रिवोकेशन हुआ मेरे जेल का, जिसे कैंसिल किया गया, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई थी, और मैं उस पर अभी यकीन पूरी तरह करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक नया सवेरा होगा। क्योंकि उसमें खासकर ये लिखा था कि ये कदम हम इसलिए उठा रहे हैं कि लद्दाख में एक यकीन का माहौल हो सरकार और लोगों में, एक बामकसद बामाने गुफ्तगू हो, मीनिंगफुल डायलॉग हो, ट्रस्ट बिल्डिंग हो। उसका तो
खैर मकदम ही करना चाहिए, उसका अपोज हम कैसे करें। तो इसलिए मैंने उसका खैर मकदम किया और उम्मीद की कि अब जो मुज़ाकरात हों उसमें से अच्छी बातें निकले, और इसलिए हमें एक खुशनुमा कल की उम्मीद करनी चाहिए। मगर फिर ये मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ, कुछ दिन पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या क्या हुआ उस 6 महीने के दौरान, आप लोगों को शायद पता ना हो, मैं ऐसे जेल में था जहाँ जिसे कहते हैं ना, परिंदे पर न मार सके, किसी का मैंने शक्ल नहीं देखा बिना वर्दी के। सिर्फ जो संतरी थे या अफसर थे उन्हीं तक महदूद था मैं। बाहर क्या हो रहा है दुनिया में मुझे कोई खबर नहीं। अगर अखबार आते थे तो उसमें जो भी लद्दाख के बारे में या मेरे बारे में हो वो काट दिया जाता था। फिर ये सोनम वांगचुक एंटी नेशनल तो थे ही, इनके पाकिस्तान से राब्ता होने का, PIO के जरिए उनके राब्ता होने का हमने सबूत भी पकड़ा है। अब ये मुझे बहुत अजीब व गरीब और दुखद लगा कि इस ओहदे का कोई शख्स ऐसे बयान कैसे दे सकता है, और दे सकता है तो तब दे सकता है जब उसमें कोई असलियत हो, और अगर असलियत हो तो फिर मुझे कैद में होना चाहिए। मैं क्यों आज आजाद हूँ? मैं तो यूँ कहूंगा कि अगर उसमें असलियत है तो मुझे दोबारा कैद है, क्योंकि मैं खतरा हूँ इस देश के लिए। अगर उसमें असलियत नहीं है, सच्चाई बाज़ाब्ता मीडिया में फैलाया गया कि ऐसे हमने सबूत पकड़े हैं, तो अगर पकड़े हैं फिर पेश किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। नहीं है तो अगर आप में बड़प्पन है तो फिर माफी मांगा जाए कि ये हमसे गलती से हुआ, और सरकार भी उसका ध्यान दे कि ऐसी गलतियां किसी के बारे में कैसे कर सकता है जिसकी शख्सियत को आप मार डालें। तो अगर नहीं है तो फिर वो बयान किया जाए। तो इस तरह के इल्जाम एंटी नेशनल होना ये मामूली नहीं है, और ये सिर्फ मुझ पर नहीं पूरे लद्दाख पर ये पोत किया गया था इस रंग से। तो ऐसी चीजों को दुरुस्त करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं, अगर हम एक बामकसद मीनिंगफुल डायलॉग मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो इन चीजों को, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक है ऐसे बयान आना। मुझे नहीं मालूम था जब मैं निकला, मुझे 1-2 हफ्ते बाद ही दिखा। वैसे ही अगर हम साजगार माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें कि मुज़ाकरात अच्छे हों, तो हमें सिर्फ मेरी रिहाई नहीं, अच्छी बात है उन्होंने ये एहसास किया और दुरुस्त करना चाहा अगर कोई गलती हुई। साथ ही साथ जो 80 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए थे उनको भी बहाल किया जाए, तब लोगों में यकीन का माहौल बनेगा। जिनमें से 2 अभी भी जेल में हैं, माना साहब और लिल्लन साहब, बाकियों के केसेस चल रहे हैं, और जो जख्मी हुए हैं, जो 5, सबसे बड़ी बात तो जो 5 शहीद हुए हैं, उनके लिए हम जो भी बराबर तो नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हो सके वो करने की जरूरत है सरकार से, ताकि दोबारा हमारी हीलिंग हो सके, ये जख्म भर सके या उसकी कोशिश हो। तो जो केसेस हैं उन्हें दोबारा देखा जाए और वापस लिया जाए, जो अभी भी जेल में है उन्हें रिहा किया जाए, और एक अच्छा सा शुरुआत किया जाए, जैसा कि रेवोकेशन के ऑर्डर में लिखा हुआ है। हम ये कदम इसलिए ले रहे हैं ताकि लद्दाख में माहौल खुशनुमा बने, साजगार बने, पॉजिटिव ट्रस्ट बिल्डिंग हो और मीनिंगफुल डायलॉग हो। तो उससे पहले ऐसे कदम ले कि लद्दाख के लोग समझें कि ऐसा होता है कभी कभी, मगर इसका एहसास हो तो लोगों के लिए इसके साथ समझौता करना कम मुश्किल होगी।
तो मैं गुजारिश और उम्मीद ये करूंगा कि जो उन्होंने लिखा है उस ऑर्डर में मेरी रिहाई के, वो सच हो, उस पर अमल हो और हमारे जो बाकी साथी हैं उनको भी बहाल किया जाए, ये मैं गुजारिश और उम्मीद करता हूँ। अब जहाँ तक हमारे मुहिम की बात है, 6 शेड्यूल या तहफ़्फ़ुज़ात हमारे कल्चर की, हमारे माहौल की, जमीन की, वो एक वादा था जो हम मांग कर रहे थे। हम कोई गैर आईनी या किसी और मुल्क की कोई बात नहीं कर रहे थे, अपने ही मुल्क के आईन की बात कर रहे थे। वैसे ही स्टेटहुड या जमहूरियत की बहाली हर शख्स को नसीब है हिंदुस्तान में, तो लद्दाख वही मांग कर रहा है। हम समझते हैं कि हर ख्वाहिश बराबर हो, ये मुमकिन न भी हो, ये हम समझते हैं कि हम जो मांगे वही हो, मगर हम ये भी नहीं समझ सकते कि हम जो भी मांगे कोई भी बराबर ना हो। मुज़ाकरात में लचीलापन हो सकता है, तो 100% किसी भी तरफ का नहीं होता है, इसीलिए मिडिल पाथ, बीच का रास्ता की बात करते हैं। मगर ऐसा कोई मुज़ाकरात जिसमें 0% हो, जहां हम जिसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हम समझ सकते। तो इसलिए हमारी उम्मीद है कि अगर दोबारा लद्दाख को, जो यहाँ की शांति और यहाँ की जो लोगों का जज्बा है, वो दोबारा से इसे मरहम लगाने के लिए ऐसे साजगार माहौल में बातचीत